एपिसोड 1। गायत्री निवास में बने मंदिर में पंडित जी माँ दुर्गा के सामने खड़ी डीहे उनकी आरती कर रहे थे। उनके ठीक पास ही क्रीम कलर की सिल्क की साड़ी पहने गायत्री देवी ताली बजाकर आरती गा रही थी। गले में महंगे मोतियों की माला और कान में मोतियों के फूल पहने हुए गायत्री देवी को देखकर कोई भी ये समझ जाएगा कि वो किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखती है। उनके घर के सारे नौकर भी उनके पीछे हाथ जोड़े खड़े थे। गायत्री देवी का ध्यान अपने घर के दरवाजे था। वो बार बार दरवाजे की ओर देखे जा रही थीं, जैसे उन्हें किसी के आने का इंतजार हो। आरती खत्म होते ही पंडित जी ने गायत्री देवी को आरती देते हुए पूछा, गायत्री जी, आज मधु बिटिया अभी तक नहीं आई? गायत्री ने आरती लेते हुए कहा, हम भी यही सोच रहे हैं पंडित जी कि मधु अब तक आई क्यों नहीं। रोज तो सुबह 6 बजे ही आ जाती है, पर आज तो आरती भी खत्म हो गई पर अब तक नहीं आई। जरूर कुछ बात है, वरना वो कभी लेट नहीं होती। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकर रमेश की ओर देखकर कहा, रमेश, मधु को फोन करो और पूछो कि वो अब तक आई क्यों नहीं। जी। इतना कहकर रमेश तुरंत वहां से चला गया। गायत्री परेशान होकर लिविंग में रखे बड्डे से सोफे पर बैठ गई। पास खड़े ही उनकी मेड सीमा ने उनसे पूछा, दादी माँ, आपके लिए नाश्ता बना दूं? गायत्री ने बिना कोई जवाब दिए सोफे के पास टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगी। दूसरी ओर बेल बज रही थी, पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। उन्होंने फिर से कोशिश की, पर इस बार भी किसी ने फोन नहीं उठाया। गायत्री देवी ने परेशान होकर रिसीवर टेबल पर रख दिया। पास खड़ी ढी सीमा ने फिर से पूछा, दादी माँ, आपको दवाई भी तो लेनी है, मैं आपका नाश्ता बना देती हूँ। गायत्री ने गुस्से में कहा, हमें भूख नहीं है, तुम जाओ। क्यों भूख नहीं आपको? इतना सुनते ही गायत्री देवी ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर एक 24 साल की लडेडज की पीले रंग की शॉर्ट कुर्ती और चूड़ीदार पहने खड़ी थी, जिसने हरे रंग का दुपट्टा अपने गले में डाला हुआ था। रंग गौरा काली काली कजरारी आंखें, जिसमें हल्का सा काजल लगा हुआ था। एक लंबी सी चोटी जो उसने अपने दाएं कंधे पर डाली हुई थी। गुलाबी होंठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी। होंठों पर आ रही उस लड्डिडिकी के बालों की एक लट जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है। उसने अपने बाहें कंधे पर एक बैग टांगा हुआ था और वो अपनी चप्पलों को जोड़े हुए हाथ में लिए खड़ी थी। गायत्री उसे देखते ही मुस्कुरा दी और बोली, मधु। मधु ने अपनी चप्पलें दरवाजे पर पटकी और अंदर आई। उसने गायत्री के पैर छूकर कहा, गुड मॉर्निंग दादी माँ। गायत्री ने मुस्कुराते हुए मधु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। वैसे ये चप्पलें हाथ में लिए क्यों खड़ी थी आप, और आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? गायत्री ने सोफे से उठकर पूछा। मधु ने मुस्कुराते हुए मासूमियत से जवाब दिया, वो क्या है ना दादी माँ, आज मेरी बस मिस हो गई और मुझे पैदल यहाँ तक आना पड़ा, और ये मेरी चप्पल, इसने भी मुझे रास्ते में धोखा दे दिया, टूट गई। गायत्री ने थोड़ा झुककर मधु की चप्पल की ओर देखा और कहा, बेटा, ये तो पूरी तरह टूट गई है। आपको इन्हें रास्ते में ही किसी डी जमीन में फेंक देना चाहिए था, और आप पैदल क्यों आई? ऊंटों से भी तो आ सकती थी। मधु ने मुस्कुराते हुए अपना बैग सोफे पर रखा और किचन की ओर बढ़ते हुए बोली, चप्पल इतनी भी नहीं टूटी है दादी माँ, मैं जाते टाइम रास्ते में ठीक करवा लूंगी। इतना कहकर मधु ने किचन में बने वॉश बेसिन के पास रखी साबुन से अपने हाथ धोए और फ्रीज से मौसम्बी निकालकर फिर से लिविंग रूम में आ गई। उसने टेबल पर मौसम्बी की प्लेट रखी और खुद जमीन पर बैठकर मौसम्बी छिलने लगी। गायत्री सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए मधु को देख रही थी। मधु ने मौसम्बी छीलते हुए कहा, वैसे दादी माँ, ये तो बहुत गलत बात है। अगर मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो आपको नाश्ता कर लेना चाहिए था। आपको दवाई भी तो लेनी होती है, और आप जानती हैं ना कि आपका ख्याल रखना ही मेरा काम है। अगर आपका बीपी और शुगर 1% भी बढ़ा तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। तभी सीमा हाथों में चाय की ट्रे लिए वहां आई और उसने चाय मधु के सामने रखकर कहा, दीदी, आपके लिए चाय। मधु हैरानी से सीमा को देखने लगी। ये देखकर गायत्री ने तुरंत कहा, बेटा, इतनी दूर पैदल चलकर आई है आप। ये अदरक और तुलसी वाली चाय है, इसे पिएगी तो आपकी थकान उतर जाएगी। पर मैं घर से चाय पीकर आई हूं दादी माँ, इसलिए सीमा, ये चाय आप पी लीजिए। मधु ने सीमा की ओर देखकर कहा। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें पता है बेटा कि आप अपने घर से चाय और नाश्ता करके आती है, पर फिर भी आपको ये चाय हमारे लिए पीनी होगी। समझी आप? मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जी दादी माँ, मैं समझ गई। इतना कहकर मधु हंस दी और सीमा भी।
वैसे आपने हमें बताया नहीं कि आप पैदल क्यों आई और ऑटो से क्यों नहीं आई? गायत्री ने न्यूज़पेपर उठाते हुए पूछा। मधु चाय का कप उठाकर सोफे पर बैठी और बोली, दादी माँ, आपको कुछ पता नहीं है। ये ऑटो वाले न लोगों को बहुत लूटते हैं। 4 कदम चलने के ही 100 रुपये ले लेते हैं। ये सुनकर गायत्री मुस्कुरा दी और बोली, आगे कुछ मत कहिए बेटा, हम समझ गए कि आप इतनी दूर पैदल चलकर क्यों आई हैं। मधु भी मुस्कुरा दी। उसने जल्दी से अपनी चाय खत्म की और गायत्री से कहा, दादी माँ, बस 10 मिनट में आपका नाश्ता रेडी हो जाएगा। मैं अभी बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर मधु ने अपने एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में प्लेट उठाई और किचन में चली गई। गायत्री उसे जाते देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पागल लड्डू डाकी। तभी गायत्री के मोबाइल की बेल बजने लगी। स्क्रीन पर रोहित लिखा देखकर वो बहुत खुश हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए फोन रिसीव करते हुए कहा, रोहित, गुड मॉर्निंग दादी माँ, कैसी है आप? दूसरी ओर से रोहित ने पूछा। गायत्री ने मुस्कुराते हुए टेबल पर रखी रोहित की तस्वीर उठाकर देखते हुए कहा, आपकी आवाज सुन ली हमने, इसलिए अब हम बिल्कुल ठीक है। बस अब अगर आप आ जाए और हम आपको देख लें तो फिर हमें दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ी रहेगी। रोहित ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, मैं नहीं आऊंगा दादी माँ, क्योंकि मेरे इंडिया आते ही आप पर मेरी शादी का फितूर सवार हो जाएगा। आप दुनिया भर की लड़ी डैकियों का मेला मेरे सामने लगा देगी और मेरा शादी करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। गायत्री ने तस्वीर फिर से टेबल पर रख दी और बोली, इस बार हम आपसे आपकी शादी को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। ये सुनते ही रोहित हैरान हो गया और उसने अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। कुछ पल सोचकर उसने गायत्री से पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना दादी माँ? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? ये सुनकर गायत्री को हंसी आ गई। रोहित फिर से बोला, दादी माँ, आप सच में मेरी शादी की बात नहीं करेगी? नहीं करेंगे बेटा, गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित भी मुस्कुरा दिया और बोला, तो ठीक है दादी माँ, मैं आ रहा हूं। क्या? गायत्री खुशी से चीखते हुए उठकर खड़ेडी हो गई। उनकी आवाज सुनकर मधु और घर के बाकी नौकर भागते हुए वहां आ गए। मधु ने गायत्री के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ दादी माँ? गायत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, पर दूसरी तरफ से फोन पर रोहित बोला, हाँ दादी माँ, मैं आ रहा हूँ। मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया है कि हम सब बहुत जल्द इंडिया आ रहे हैं। ये सुनते ही गायत्री की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो इमोशनल हो गई। रोहित ने गायत्री से पूछा, दादी माँ, आपके पीछे से जो आवाज आई वो उसी एलडीडी ढहा की मधु की है ना, जो आपका ख्याल रखती है और जिसके नाम की माला आजकल आप दिन भर जपती रहती है? हाँ, गायत्री ने मुस्कुराते हुए मधु की ओर देखकर कहा। मधु भी गायत्री की ओर देखकर मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ से रोहित ने कहा, दादी माँ, मैं फोन रखता हूँ, मुझे इंडिया आने के लिए पैकिंग करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। बाय। बाय बेटा। गायत्री ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और रमेश से कहा, रमेश, सबके कमरों की सफाई करवाइए। हमारा परिवार वापस आ रहा है, हमारा रोहित आ रहा है। ये सुनकर सारे नौकर बहुत खुश हुए। जी दादी माँ, अभी करता हूँ। इतना कहकर रमेश चला गया और घर के बाकी नौकर भी अपना काम करने लगे। मधु ने गायत्री के पास आकर पूछा, दादी माँ, आपकी फैमिली आ रही है? मैं अभी बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर मधु ने अपने एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में प्लेट उठाई और किचन में चली गई। गायत्री उसे जाते देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पागल लड्डू डाकी। तभी गायत्री के मोबाइल की बेल बजने लगी। स्क्रीन पर रोहित लिखा देखकर वो बहुत खुश हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए फोन रिसीव करते हुए कहा, रोहित, गुड मॉर्निंग दादी माँ, कैसी है आप? दूसरी ओर से रोहित ने पूछा। गायत्री ने मुस्कुराते हुए टेबल पर रखी रोहित की तस्वीर उठाकर देखते हुए कहा, आपकी आवाज सुन ली हमने, इसलिए अब हम बिल्कुल ठीक है। बस अब अगर आप आ जाए और हम आपको देख लें तो फिर हमें दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ी रहेगी। रोहित ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, मैं नहीं आऊंगा दादी माँ, क्योंकि मेरे इंडिया आते ही आप पर मेरी शादी का फितूर सवार हो जाएगा। आप दुनिया भर की लड़ी डैकियों का मेला मेरे सामने लगा देगी और मेरा शादी करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। गायत्री ने तस्वीर फिर से टेबल पर रख दी और बोली, इस बार हम आपसे आपकी शादी को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। ये सुनते ही रोहित हैरान हो गया और उसने अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। कुछ पल सोचकर उसने गायत्री से पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना दादी माँ? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? ये सुनकर गायत्री को हंसी आ गई। रोहित फिर से बोला, दादी माँ,
आप सच में मेरी शादी की बात नहीं करेगी? नहीं करेंगे बेटा, गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित भी मुस्कुरा दिया और बोला, तो ठीक है दादी माँ, मैं आ रहा हूं। क्या? गायत्री खुशी से चीखते हुए उठकर खड़ीडी हो गई। उनकी आवाज सुनकर मधु और घर के बाकी नौकर भागते हुए वहां आ गए। मधु ने गायत्री के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ दादी माँ? गायत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, पर दूसरी तरफ से फोन पर रोहित बोला, हाँ दादी माँ, मैं आ रहा हूं। मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया है कि हम सब बहुत जल्द इंडिया आ रहे हैं। ये सुनते ही गायत्री की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो इमोशनल हो गई। रोहित ने गायत्री से पूछा, दादी माँ, आपके पीछे से जो आवाज आई वो उसी एलडीडी ढहा की मधु की है ना, जो आपका ख्याल रखती है और जिसके नाम की माला आजकल आप दिन भर जपती रहती है? हाँ, गायत्री ने मुस्कुराते हुए मधु की ओर देखकर कहा। मधु भी गायत्री की ओर देखकर मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ से रोहित ने कहा, दादी माँ, मैं फोन रखता हूँ, मुझे इंडिया आने के लिए पैकिंग करनी है, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। बाय बेटा। गायत्री ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और रमेश से कहा, रमेश, सबके कमरों की सफाई करवाइए, हमारा परिवार वापस आ रहा है, हमारा रोहित आ रहा है। ये सुनकर सारे नौकर बहुत खुश हुए। जी दादी माँ, अभी करता हूँ। इतना कहकर रमेश चला गया और घर के बाकी नौकर भी अपना काम करने लगे। मधु ने गायत्री के पास आकर पूछा, दादी माँ, आपकी फैमिली आ रही है? हाँ बेटा, हमारे बेटे और बहू के साथ हमारा पोता रोहित और हमारी पोती रिद्धिमा भी आ रही है। अब इस घर की रौनक फिर से लौट आएगी, गायत्री ने इमोशनल होकर कहा और सोफे पर बैठ गई। पूरे 8 महीने बाद हम हमारे बच्चों को देखेंगे, वो हमारी आंखों के सामने होंगे। मधु, आप हमारे साथ खजराना गणेश मंदिर चलेगी? हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना है, गायत्री ने मधु की ओर देखकर पूछा। मधु ने उनके घुटनों के पास बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, जरूर चलूंगी दादी माँ, पर पहले आप नाश्ता करेगी, फिर अपनी दवाई लेगी और फिर हम दोनों मंदिर चलेंगे, ठीक है? गायत्री ने सिर हिला दिया और मधु मुस्कुराते हुए वहां से उठकर किचन में आ गई। गायत्री ने किचन में नाश्ता बना रही मधु की ओर देखकर मन ही मन कहा, अब हम आपसे आपकी शादी को लेकर कोई बात नहीं करेंगे रोहित, क्योंकि अब आप खुद हमसे आकर कहेंगे कि आप शादी करना चाहते हैं मधु से। इतना सोचकर वो बहुत प्यार से मधु का चेहरा देखे जा रही थी और मधु बिना उनकी ओर देखे उनके लिए नाश्ता बना रही थी। गायत्री ने फिर से मन ही मन कहा, जब से आप इस घर में आई है बेटा, तब से हम आपको अपने रोहित की दुल्हन बनाने के सपने देख रहे हैं। हमारा दिल कहता है कि हमारा ये सपना जल्द ही पूरा होगा। जब रोहित आपसे मिलेंगे तो आप उनका दिल भी वैसे ही जीत लेगी जैसे आपने हमारा दिल जीत लिया है। पिछले 6 महीनों में आपने एक बार भी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि हम इस बड्ढे से घर में अकेले रहते हैं, इसलिए अब हम आपको इस घर से कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं। उपमा पकते ही मधु ने गैस बंद किया और एक बाउल में उपमा निकालकर ट्रे में रखा और फिर जूस का जग उठाकर जूस ग्लास में डालने लगी। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। नंबर देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने जग नीचे रखा और प्लेटफॉर्म पर रखा, अपना कीपैड फोन उठाकर रिसीव करके कहा, जी माँ। दूसरी ओर से आरती ने कहा, कितनी बार कहा है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मुझे माँ मत कहा कर। ये सुनते ही मधु के चेहरे की मुस्कान छीन गई और उसने उदास होकर कहा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आरती ने गुस्से में कहा, कल तेरे पापा को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना है और अबीर के कॉलेज की फीस भी कल भरनी है। जी मुझे याद है, आप चिंता मत करिए, आज पहली तारीख है, मैं पैसे ले आऊंगी, मधु ने जवाब दिया। इतना सुनते ही आरती ने फ़ोन काट दिया। मधु ने उदास होकर कहा, मुझे तो लगा था कि जब मैं घर से निकली थी तब आप सो रही थी, इसलिए आपने मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फ़ोन किया है। ये सोचकर मधु के चेहरे की उदासी और बाश गई, पर उसने खुद को संभाला और ट्रे उठाकर गायत्री के कमरे में चली गई। गायत्री एक पुराना सा बक्सा लिए बेड पर बैठी उसने कुछ ढूंढ रही थी। मधु ने ट्रे बेड पर रखते हुए कहा, दादी माँ, ये लीजिए आपका नाश्ता। गायत्री ने मुस्कुराते हुए मधु की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे फिर से बक्से में कुछ तलाशने लगी। मधु चुपचाप बैठी उन्हें देख रही थी। बक्से में से गायत्री ने एक पुरानी चुनरी निकाली और उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मधु, ये हमारी चुनरी है। जब हम शादी करके इस घर में आए थे तो हमने यही चुनरी अपने सिर पर डाली थी और अब हम ये चाहते हैं कि हमारे रोहित की दुल्हन यही चुनरी ओढ़कर इस घर में आए। ये सुनकर मधु मुस्कुराने लगी।
गायत्री ने चुनरी को मधु के सिर पर ओढ़ा दी। मधु हैरानी से उन्हें देखने लगी। दादी माँ, ये आपने मुझे... इतना कहकर मधु चुप हो गई। गायत्री ने मधु के सिर पर हाथ फेर कर कहा, बहुत प्यारी लग रही है आप। हम बस ये देख रहे थे कि जब हमारी बहू इसे ओढ़ेगी तो कैसी लगेगी। ये सुनकर मधु फिर से मुस्कुरा दी। उसने जूस उठाया और गायत्री को देते हुए कहा, ये लीजिए दादी माँ। गायत्री ने मधु के हाथ से जूस का ग्लास लिया और मधु को देखने लगी। मधु ने अपने सिर से चुनरी हटाई और उसकी घड़ी बनाकर फिर से बक्से में रख दी। गायत्री बिना कुछ कहे जूस पीने लगी। मधु बेड से उठी और उसने बेड के पास रखे टेबल की ड्रा खोलकर उसमें से मेडिसिन निकालते हुए कहा, दादी माँ, अब आप जल्दी से नाश्ता करके ये मेडिसिन ले लीजिए, फिर हम मंदिर चलते हैं। इतना कहकर मधु ने ड्रा बंद की और फिर से गायत्री के पास आकर बैठ गई। गायत्री ने जूस का ग्लास ट्रे में रखा और बाउल उठाकर उपमा खाने लगी। एक चम्मच खाते ही गायत्री मुंह बनाने लगी। ये देखकर मधु ने तुरंत कहा, मुझे पता है कि आप ऐसा मुंह क्यों बना रही है, पर दादी माँ, डॉक्टर साहब ने आपको नमक खाने से मना किया, इसलिए मैंने नमक बहुत कम डाला है। तभी मधु के फोन की बेल बजी। उसने अपना फोन उठाते हुए गायत्री से कहा, जल्दी से खाइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर मधु ने फोन रिसीव किया, पर वो हेलो बोलती उसके पहले ही दूसरी ओर से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मधु के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, मुझे पता था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरा बर्थडे कभी नहीं भूल सकती। थैंक यू मीरा। ये सुनते ही गायत्री ने मधु की ओर देखकर पूछा, मधु, आज आपका जन्मदिन है बेटा? मधु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर हामी भरी। फोन के दूसरी तरफ से मधु की सहेली मीरा ने कहा, चल अब जल्दी से अपने काम से छुट्टी ले, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। तू तो अपना बर्थडे कभी नहीं मनाएगी, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी तेरे बर्थडे की ट्रीट मेरी तरफ से। तेरे लिए मैं आज कॉलेज भी नहीं गई। आज हम पहले 56 दुकान जाकर तेरी सारी फेवरेट चीजें खाएंगे, उसके बाद राजबाढ़ा जाकर तेरे लिए ढेर सारे झुमके खरीदेंगे और रात में शराफे में चलकर कचौरी खाएंगे। मधु ने मुंह बनाकर कहा, इतना कुछ प्लान करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। तू जानती है ना कि मैं नहीं आ सकती, और अगर माँ को पता चला तो वो बहुत नाराज हो जाएगी। मधु ने उनके हाथ से पानी का ग्लास लिया और फिर से टेबल पर रख दिया। गायत्री मुस्कुराते हुए मधु को देख रही थी। मधु ने उनके पास आकर पूछा, दादी माँ, अगर मैं मीरा के साथ चली गई तो फिर आप खजराना, मंदिर किसके साथ जाएगी? गायत्री ने बेड पर बैठते हुए कहा, मंदिर तो हम आपके साथ ही जाएंगे, पर आज नहीं परसों, क्योंकि परसों बुधवार है। बुधवार के दिन बप्पा के दर्शन करना शुभ होता है, इसलिए आप खुशी से अपनी सहेली के साथ जाइए और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। इतना कहकर गायत्री ने बेड पर रखा मधु का गिफ्ट उठाकर उसे दिया। मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लगती है, गायत्री ने फिर से कहा। मधु बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए जाने के लिए जैसे ही पलटी, उसके दुपट्टे से टेबल पर रखा कांच का ग्लास जमीन पर गिरकर टूट गया। मधु ने तुरंत पलट कर देखा और मासूमियत से कहा, आई एम सॉरी दादी माँ। गायत्री मुस्कुरा दी और बोली, हम वही सोच रहे थे कि आज ये चमत्कार हुआ कैसे कि आपसे अभी तक कुछ टूटा नहीं। मधु ने सिर झुका लिया तो गायत्री ने फिर से कहा, जाइए बेटा, हम आपकी सैलरी से न इस ग्लास के पैसे काटेंगे और न ही आज की लीव के। मधु मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। गायत्री हंसने लगी। मधु जैसे ही अपना बैग कंधे पर टांगे और अपनी टूटी हुई चप्पलें हाथ में लिए भागते हुए गायत्री निवास के मेन गेट पर पहुंची, उसकी नजर मीरा पर पड़ी थी। मीरा ने ब्लैक जीन्स और रेड कलर का टॉप पहना हुआ था। वो अपनी गाड़ी से पीठ टिका कर अपने हाथों की घड्डी को देखकर मधु के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर मधु पर पड़ दी, वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर दौड़ी और उसे गले लगाकर बोली, हैप्पी बर्थडे। मधु के हाथ से उसकी टूटी हुई चप्पलें छूट गईं और उसने भी मीरा को कसकर पकड़ डेच लिया। मीरा ने मधु को खुद से दूर करते हुए पूछा, ये चप्पल हाथ में लिए क्यों घूम रही है? मधु ने तुरंत अपनी दोनों चप्पलें उठाई और बोली, अरे आज ये रास्ते में टूट गई थी, यही पास में मोची बैठता है, हम रास्ते में ठीक करवा लेंगे। ये सुनकर मीरा ने उसके हाथ से उसकी चप्पलें ली और उन्हें देखने लगी। उसने गुस्से में मधु को घूरा और उसकी चप्पलें ले जाकर पास ही रखे डस्टबिन में फेंक दी। ये देखकर मधु का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने गुस्से में मीरा से कहा, ये क्या किया तूने? मैं उन्हें ठीक करवा लेती ना। शट अप मधु, वो जुड़ने लायक नहीं थी।
इतना कहकर मीरा ने मधु की बांह पकड़ ली और अपनी गाड़ी का डोर खोलकर मधु को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाकर डोर बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। मधु अभी भी उसे घूर रही थी। ये देखकर मीरा ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की और ड्राइव करते हुए कहा, ऐसे मत घूर, रास्ते में नई खरीद लेंगे, फिलहाल तू अपना सीट बेल्ट बांध। मीरा को फिर से हंसी आ गई। उसने गाड़ी को दाएं मोड़ते हुए कहा, मधु, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोस्ती में हिसाब किताब नहीं होता। ये तू ही कहती है, इसलिए प्लीज अपनी बकवास बंद कर। आज तेरा बर्थडे है, इसलिए नई सैंडल अपना बर्थडे गिफ्ट समझकर ले लेना, समझी तू? मधु ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, उसकी नजर रास्ते पर पड़ी रही। हम तो पहले 56 जाने वाले थे ना, पर ये रास्ता तो उज्जैन की ओर जाता है, यही ना? मीरा ने मधु की बात बीच में काटते हुए पूछा। मधु हैरानी से मीरा को देखने लगी। मीरा मुस्कुराते हुए फिर से बोली, तू भोलेनाथ को बहुत मानती है ना, इसलिए हम उज्जैन के महाकाल मंदिर जा रहे हैं। बाबा, महाकाल के दर्शन करने। तू पागल हो गई? मैं यूं बिना अपने घर वालों को बताए शहर से बाहर कैसे जा सकती हूँ? और तू मेरी माँ को बहुत अच्छे से जानती है, अगर उन्हें पता चला तो तू जानती है कि क्या होगा। प्लीज तू गाड़ी को वापस ले, मैं उज्जैन नहीं जाऊंगी, मधु ने परेशान होकर कहा। मीरा ने गुस्से में कहा, शट अप मधु, उज्जैन कोई लंदन में नहीं है। तू अच्छे से जानती है कि इंदौर से सिर्फ 1 घंटे में हम उज्जैन पहुंच जाएंगे। अभी सिर्फ सुबह के 11 बजे है। हम 12 बजे तक महाकाल मंदिर पहुंच जाएंगे और दर्शन करके 2 बजे तक वापस इंदौर आ जाएंगे। तेरी माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, और वैसे भी मैं तेरे लिए नहीं, अपने लिए वहां जा रही हूँ। एग्जाम सिर पर है, तुझे तो कोई टेंशन होगा नहीं, पर अगर मैं पास नहीं हुई तो मेरे डैड मेरी शादी करवा देंगे। महाकालेश्वर मंदिर में सबकी विश पूरी होती है। तू अपने लिए एक सपनों का राजकुमार मांग लेना, और मैं एग्जाम में अच्छे नंबर, दोनों का काम हो जाएगा। मधु मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता देख मीरा भी मुस्कुराने लगी। मधु, पीछे की सीट पर एक बॉक्स रखा है, उसे उठा। मीरा ने इतना कहा तो मधु ने पलटकर पीछे देखा और सीट पर रखा बॉक्स उठाया और उसे खोलने लगी। बॉक्स में नई सैंडल थी। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो तूने इसीलिए मेरी चप्पल फेंकी थी? मीरा ने गाड़ी को बाएं मोड़ते हुए कहा, जी हाँ, क्योंकि तुझे तो नजर आया नहीं था कि तेरी चप्पलें अपनी आखिरी सांसें ले रही है और कभी भी तुझे धोखा दे सकती है, पर मुझे दिखाई दे चुका था, इसलिए कल ही तेरे लिए ये खरीदी थी। कैसी हैं? मधु ने बॉक्स को फिर से पीछे रखा और सैंडल पहनते हुए कहा, बहुत सुंदर है। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, मधु, आज तेरा बर्थडे है, इसलिए प्लीज कम से कम आज तो भगवान से अपने लिए कुछ मांग लेना, वरना हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती है। मेरे लिए मांगने के लिए तू है ना, तो मुझे मांगने की क्या जरूरत है? मुझे अच्छे से पता है कि आज भी तू मेरे लिए ही वहां जा रही है, मधु ने बहुत प्यार से मीरा की ओर देखकर कहा। मीरा मुस्कुराने लगी और बोली, सही कहा तूने, आज मैं तेरे लिए भगवान से एक ऐसा जीवन साथी मांगने जा रही हूं जो सिर्फ तेरे बारे में सोचे, तेरा ख्याल, तेरी हर ख्वाहिश बिना तेरे कहे ही पूरी कर दे, और तुझे बहुत 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 प्यार करे। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है मीरा, अगर होती तो पैदा होते ही मेरे माथे पर नाजायज शब्द नहीं लिखा होता। पापा मेरी जान बचाने की सजा नहीं भुगत रहे होते। मुझे पालने वाली माँ यूं मुझे नफरत की नजरों से नहीं देख रही होती। मुझे ऐसे ही जीने की आदत हो गई और मैं ऐसे ही बहुत खुश हूं। कहते हैं प्यार इंसान की जिंदगी बदल देता है, पर इसी प्यार ने मेरे पैदा होने से पहले ही मुझसे सब कुछ छीन लिया। मुझे जन्म देने वाली औरत एक शादीशुदा इंसान से प्यार करके मुझे इस दुनिया में तो ले आई, पर खुद इस दुनिया से चली गई, और उनकी इस गलती की सजा मैं भुगत रही हूं। नफरत है मुझे प्यार शब्द से, और मैं नहीं चाहती कि मुझे कभी भी किसी से प्यार हो। पर प्यार किया नहीं जाता मधु, प्यार तो बस हो जाता है। तुझे पता भी नहीं चलेगा, और एक दिन तुझे किसी से इतना प्यार हो जाएगा कि तू उसके इश्क में अपनी जान तक कुर्बान के लिए तैयार हो जाएगी, मीरा ने मधु की ओर देखकर कहा। मधु ने खिड़की से बाहर देखकर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके इश्क में मैं खुद को भूल जाऊं। है, जरूर है, और मेरा दिल कहता है कि वो आज ही तुझे मिलेगा, मीरा ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। मधु ने मुस्कुराते हुए मीरा के गाल को छूकर उसका चेहरा सामने करते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कर और सामने देखकर गाड़ी चला, वरना मुझे मेरा राजकुमार मिले ना मिले।
हम दोनों को भगवान के घर जाने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। मीरा को हंसी आ गई और मधु को भी। दोनों 1 घंटे का सफर तय करके महाकाल मंदिर पहुंची। मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ, तब तक तू प्रसाद ले ले, मीरा ने कहा। मधु मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर आई और बोली, मैं वहां सामने की दुकान पर ही हूं, तू जल्दी आ। इतना सुनते ही मीरा गाड़ी लेकर चली गई। मधु ने मंदिर की ओर देखा और हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लीं और बोली, जय श्री महाकाल। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में किसी एलडी ढहाके की आवाज पड़ी, जिसने बहुत ऊंची आवाज में कहा, जय श्री महाकाल। मधु ने अपनी आंखें खोली और पलट कर देखा, पर उसके पलटते ही सफेद रंग की धोती पहने एक लड ढाका उसके पास से निकल गया। मधु ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखा और फिर सामने की दुकान की ओर बढ़ी। उसने अपनी सैंडल वहीं उतारी और वहां लगे नल पर अपने हाथ पैर धोए और फिर दुकान से प्रसाद की टोकरी ली। उसने दुकानदार से पूछा, कितने हुए? 200 रुपये। दुकानदार के इतना कहते ही मधु ने अपने बैग से 200 रुपये निकालकर उसे दिए। तभी मीरा भी वहां आ गई। मीरा ने भी अपनी सैंडल वहां उतारी और दुकानदार से कहा, भैया हमारी सैंडल यही रखी है, प्लीज ध्यान रखिएगा। जी। दुकानदार के इतना कहते ही दोनों मंदिर की ओर चल दी। हर हर महादेव और जय श्री महाकाल कहते हुए वीआईपी रास्ते से लोगों के साथ दोनों मुस्कुराते हुए मंदिर की ओर चली जा रही थी। तभी भीड़ में लोगों की आवाजों के बीच मधु को फिर से उसी लडडीके की आवाज सुनाई दी, जो बिना रुके सिर्फ जय श्री महाकाल कहते हुए उनके पीछे ही आ रहा था। मधु ने फिर से पलटकर पीछे देखा, पर उसके पीछे चल रही कुछ औरतों की वजह से उसे वो लडडी का दिखाई नहीं दिया। मधु फिर से आगे देखने लगी और चलते हुए फिर से जय श्री महाकाल बोलने लगी। कुछ देर चलने के बाद दोनों ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किया। मधु ने प्रसाद की टोकरी लिए हुए ही अपनी आंखें बंद करते हुए मन ही मन भगवान से कहा, शिव जी, मेरे पापा को जल्दी से ठीक कर दीजिए, उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ीढ़ा कर दीजिए, तब शायद माँ का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए और वो मुझे भी अबीर की तरह प्यार करने लगे। मीरा ने भी मन ही मन भगवान से कहा, भोलेनाथ, मधु तो इतनी प्यारी है कि जो उससे मिले वो उससे प्यार करने लगे, और आपकी तो वो वैसे ही करती है, फिर क्यों आप उसकी जिंदगी नहीं बदलते? आपके होते हुए भी वो बचपन से इतना कुछ सह रही है, पर अब तो बस करिए। अब तो उसकी जिंदगी में कोई ऐसा भेज दीजिए जो उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखे, उसका ख्याल रखे, उसे बहुत प्यार करे। प्लीज भोलेनाथ भेज दीजिए ना उसके लिए किसी राजकुमार को। तभी वो एल्ड्रेडिया का मधु के पास से निकलकर गर्भगृह के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और गर्भगृह के अंदर आ गया। वो एल्ड्रेडिया का भोलेनाथ की पिंडी के सामने बैठकर पंडित जी के बताए अनुसार पिंडी का अभिषेक करने लगा। मधु ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक गौरा चिट्टा लडीडी डेका सिर्फ धोती पहने ज्योतिर्लिंग की पूजा कर रहा था। लडीडी डेके की उम्र यही कोई 26-27 साल होगी और उसके चेहरे पर हल्की हल्की से दाढ़ी थी। मधु ने उसे देखते हुए कहा, लगता है कोई बड़ा आदमी है, इसीलिए तो गर्भगृह में बैठकर अपने हाथों से भोलेनाथ की पूजा कर रहा है। लगता तो कुछ ऐसा ही है, मीरा ने भी उस एलईडी डहाके को देखकर कहा। तभी पूजा करवा रहे पंडित जी ने उस लड डहाके से कहा, भगवान को नारियल अर्पित कीजिए। वो लड डहाका अपने पूजा के सामान में नारियल ढूंढने लगा, जो शायद उसके पास नहीं था। ये देखकर मधु ने अपनी टोकरी से नारियल उठाकर पंडित जी को देते हुए कहा, पंडित जी, ये उन्हें दे दीजिए, शायद उनके सामान में नारियल नहीं है, इसके बिना उनकी पूजा अधूरी रह जाएगी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए नारियल लेकर उस लड्डके को देते हुए कहा, ये लो बेटा। उस लड्डके ने हैरानी से पंडित जी की ओर देखा तो पंडित जी ने तुरंत कहा, बिना नारियल चढ़ाए तुम्हारी पूजा अधूरी रहेगी, इसलिए ले लो। उस लड्डके ने कुछ देर सोचा और फिर नारियल ले लिया और फिर से पूजा करने लगा। मधु ने अपनी टोकरी पंडित जी को दी और भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़िठी हो गई। पंडित जी ने टोकरी का सामान भगवान को अर्पित किया और दोनों को चंदन का टीका लगाया और फिर प्रसाद टोकरी में रखकर मधु को वापस दे दी। मधु उस लड्डके को देखते हुए आगे बढ़ गई।